चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर का सीरीज़ हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद आपके हम क्वेश्चंस मतलब इस ट्रायंगल के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो बेसिक चीज़ें जो ट्रायंगल के बारे में आप सबको पहले से पता है, दैट इज़ ए ट्रायंगल इज़ ए पॉलीगन। देखो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ किया, ट्रायंगल इज़ ए पॉलीगन 3 साइडेड क्लोज फिगर। ओके, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। तीनों एंगल मिलाकर आपका होता है 180 डिग्री। ये सब कॉमन चीज़ें आपको सबको पता होगा। तो जो मेन फोकस जो हम करने वाले हैं वो हम फोकस करने वाले हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ध्यान से इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ये पूरा वीडियो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। उसके बाद जो वीडियो आएगा दैट विल बी द क्वेश्चन सीरीज, मतलब सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। दैट क्वेश्चन इंक्लूड ऑल द बुक्स, सब बुक से वो कवर होगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं कि CBSE ICSE सब बोर्ड को कवर करेगा वो। तो पूरा ये ट्रायंगल चैप्टर हमें समझना है। ओके, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल किसे कहते हैं? जो दो ट्रायंगल अगर दोनों सेम हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल सेम है कि नहीं उसको प्रूव करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। आप सबको पता है, एक एक चीज़ में जो बच्चों को पता है वो सुन ले, जिनको नहीं पता वो स्टार्टिंग से देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरह के रूल्स होते हैं हमारे पास? एक होता है हमारे पास बच्चों SSS, या हम ट्रिपल इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइड साइड साइड। इसको हम बोलते हैं क्या? साइड 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 कॉन्ग्रेंट कंडीशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका SAS आता है। ठीक है, ये होता है आपका साइड एंगल साइड। क्या होता है आपका? साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड। नेक्स्ट जो है आपका आता है नेक्स्ट ASA, एंगल साइड एंगल। ये आपका एक मतलब ये सब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ जिसके द्वारा हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। अब बच्चों ट्रायंगल आपको दो ही लेना है, आप एक ट्रायंगल नहीं ले सकते। अगर मैं सिर्फ एक ही ट्रायंगल लूँ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? जो सिमिलर, जब आप उसको इक्वल कर रहे हो किसके साथ कर रहे हो? और एक ट्रायंगल तो चाहिए, दो ट्रायंगल चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्ट मतलब दो ही चाहिए आपको। दो ट्रायंगल में बता सकते हो कि हाँ भाई ये वाला ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। तो कॉन्ग्रेंट बता सकते हैं कैसे? ये कंडीशन यूज़ करके। ऐसे आप अलग कुछ नहीं कर बोल सकते। मतलब ये कंडीशन जो गिवन कंडीशन है, इसी कंडीशंस पे ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। तो द कंडीशंस आर ट्रिपल S, SAS, ASA जो है आपका एंगल साइड एंगल, ये आपका एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका, और एक होता है एंगल एंगल साइड। ये भी आपका बहुत यूज़ होता है, एंगल एंगल साइड। राइट, ये भी आपका कॉन्ग्रेंट कंडीशन। मैं एक एक करके सारा एक्सप्लेन करूँगा। आज का जो वीडियो है वो पूरा इंट्रोडक्शन पे है, एंगल एंगल साइड। ओके, एंड द लास्ट वन इज RHS, दैट इज़ द राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये एक एक कंडीशंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्या है ये कंडीशन। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम समझेंगे, क्वेश्चन को हम लगाएंगे। तो आज का वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन। ओके, समझ में आ गया कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल किसे कहते हैं? जो दो ट्रायंगल दोनों सेम हो उसको हम बोल रहे हैं कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सारे कंडीशन उसको हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो किस बिहाफ पे कॉन्ग्रेंट होंगे? तो एक एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं। पहले आते हैं हम ट्रिपल S पे। ये होता क्या है? ये कंडीशन यूज़ करके हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है? तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका नेमिंग ले लेते हैं ABC। ध्यान से समझना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझोगे तो आपको क्वाड्रेटिक समझ में आएगा, ये समझोगे तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम समझ में आएगा। ज्योमेट्री पूरा इस पर डिपेंड है। और दूसरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं बच्चों DEF ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे मैंने कहा ये जो ABC ट्रायंगल का ये वाला साइड, देखो ध्यान समझना, ये वाला जो साइड है ये इसके साथ क्या होगा? देखो मैं यहाँ पर नेमिंग लेता हूँ। AB जो साइड इसका ले लो मेजरमेंट 5 cm। ये जो DE साइड है इसका ले लो 5 cm। इसका मैंने मान लिया, मैंने लिखा यहाँ पर 6 cm, और यहाँ इसको मैंने ले लिया 6 cm, इसको मैंने ले लिया 7 cm, और इसको मैंने ले लिया 7 cm। राइट, समझ में आया? तो मैं बोल सकता हूँ भाई ये दो ट्रायंगल के अंदर जो AB जो साइड है, कौन से ट्रायंगल का? ये वाला ट्रायंगल का। ये वाला ट्रायंगल का जो AB जो साइड है वो बराबर है किसके साथ? ये वाला ट्रायंगल के DE साइड के साथ इक्वल है। मैं ऐसे इसको लिख सकता हूँ कि भाई AB इज इक्वल टू साइड DE। फिर मैं लिख सकता हूँ कि BC जो बराबर है इसके साथ बराबर है, और AC जो बराबर है इसके साथ बराबर है। मैं लिख सकता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि भाई BC मेरा बराबर है EF के साथ, और AC जो बराबर है वो मेरा है DF के साथ इक्वल है। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है। देखो ये ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल तभी बोल सकते हैं जब ये ट्रिपल S कंडीशन को फॉलो करें। तो ट्रिपल S कंडीशन ऐसे फॉलो नहीं, जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा आपसे, समझना है इसको ध्यान से। जैसे ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, मान लो यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है। मान लो ये 5 सेंटीमीटर ना हो के अगर ये वाला 5 सेंटीमीटर होता
तो क्या ये कॉन्ग्रेंट होता? नहीं होता। कैसे मैं बता रहा हूँ? तो उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बाद में आऊँगा, पहले आप ये समझो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते क्या हैं। जैसे समझो इस चीज़ को, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के अंडर में आपके दो चीज़ें आती हैं। क्या आती हैं? एक आता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये होता है आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसको समझ लोगे तब मैं इस पर फिर से आऊँगा कि क्यों ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, देखो समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। तो पहले आपको उसके लिए दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये मैंने ट्रायंगल लिया, अब ये लिया दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, इसका मैं नेमिंग ले लेता हूँ ABC, और इसको मैंने ले लिया DEF। ओके, अच्छा, अब जैसे मैंने कहा बताओ कि जो ABC ट्रायंगल है और जो ट्रायंगल है हमारा DEF, तो ये जो AB जो साइड है क्या लेफ्ट साइड में? ध्यान से देखो, इसका लोकेशन किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है। तो AB साइड का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, अगर बोलोगे इसी मतलब ऐसे ही ट्रायंगल हो और लेफ्ट साइड में, देखो कहने का मतलब ये है, ये जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल डिटो आपको वैसे ही दिख रहा है। ठीक, तो AB का जो लोकेशन है किस तरफ है? लेफ्ट साइड में है। उसी तरह यहाँ पर वही सेम ट्रायंगल, ऐसे भी एक ट्रायंगल यहाँ बना हुआ है। तो जिस जगह पर AB था उस जगह पर यहाँ पर कौन है? आप बोलोगे सर DE है। तो AB का बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? DE है। जैसे AB का ऐसे इसको लिखते हैं, AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? DE है। उसी तरह मुझे बताओ BC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? BC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका है EF है। ठीक है, अच्छा, उसी तरह AC का आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? आपका AC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका है DF। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट समझ में आ रहा है। अब आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पे। जैसे ये वाला ट्रायंगल मैंने कहा ये वाला जो एंगल A है ये किसके बराबर हो सकता है? देखो ये एंगल A का बराबर भी मत समझो, पहले ये समझो, ये वाला जो एंगल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल बनेगा? एंगल D ही बनेगा। क्या एंगल A क्या एंगल F के साथ कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये ऊपर है। तो इस वाला ट्रायंगल में ऊपर वाला जो होगा वही होगा A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? D है। उसी तरह B का कौन सा होगा? आपका E होगा। उसी तरह C का आपका होगा F। समझ में आ गया? साइड को मैंने बता दिया, एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड समझ में आ गया आपको। अब आते हैं कॉन्ग्रेंट पे। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल जो ट्रिपल एस जो कंडीशन हमने यूज़ किया, हमने दिखाया कि भाई ये वाला साइड इसके साथ बराबर है। जो हमको दिख रहा है, हमको क्या दिख रहा है? हमको फिगर देखो, अगर हम देखें तो फिगर देखो हमको क्या समझ में आ रहा है कि भाई AB का मेजरमेंट कितना है? 5 cm, तो DE का भी मेजरमेंट 5 cm। इसका मतलब ये वाला साइड इसके साथ बराबर। ये हमें क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि भाई देखो AB 5 है तो DE 5 है, तो ये AB बराबर DE, तो ये मैं समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन हम मेजरमेंट देखें, भाई ये 5 है, ये भी 5, इसलिए हमने ये चीज़ लिख दिया कि भाई AB बराबर है DE के साथ। बट आपको ट्रिपल एस कंडीशन के लिए आपको 3 साइड होने चाहिए। तो जो भी आप साइड आप लिख रहे हो, जो भी आप साइड आप सोच रहे हो, वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए। अब मैं जब बोलूँगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो यहाँ पर समझ जाइए आप कि मैं साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये साइड ही है ना। जैसे मैंने आपको बताया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के दो चीज़ हैं, एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो अगर मैं बोलूँ, ठीक है, इसको मुझे समझ में आ रहा है कि भाई AB मेरा 5 है, समझना ध्यान से, यही इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। AB 5 है और मैंने फिर यहाँ पर कहा DE भी 5 है। तो भाई दोनों का जो वैल्यू है, AB का वैल्यू 5 है और DE का वैल्यू 5 है। तो यहाँ समझ में आता है कि भाई AB जो है वो बराबर है DE के साथ। ऐसे तो हमने देख लिया, ये समझ में आ रहा है हमें। बट हमें ये चेक करना है, अब यही चीज़ को अगर मैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पे यूज़ करूँ, मतलब दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रेंट करना है, अगर वहाँ पर मैं ये चीज़ को अप्लाई करूँ, तो मुझे सिर्फ वैल्यू इक्वल होने से नहीं काम चलेगा। मुझे यहाँ पर क्या होना चाहिए? वैल्यू तो होना ही चाहिए इक्वल, तभी हम इसको इक्वल बोल सकते हैं। और एक चीज़ क्या होना चाहिए, ये जो AB है और जो DE है वो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड होने चाहिए। मतलब यहाँ पर जब हम AB बराबर जब DE लिख रहे हैं तो हमें वैल्यू तो चेक करना ही है, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 है, तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। हमें ये भी चेक करना है कि AB जो साइड है हमारा, AB साइड का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या DE है। तो आपको चेक करना है कि क्या DE जो पार्ट है वो AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। पहले आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है कि नहीं, फिर उसके बाद देखो वो इक्वल है कि नहीं। आपको ये दो चीज़ चेक करना है, एक चीज़ चेक करने से नहीं होगा। जैसे मान लो, जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, समझना इस चीज़ को। जैसे मैंने ट्रायंगल लिया ABC, फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया सपोज DEF। अब देखना यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होगा आपको। मैंने AB को ले लिया 5 cm, राइट, यहाँ समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया DF को ले लिया 5 से,
फिर मैंने यहाँ पर मान लो ले लिया, यहाँ पर ले लिया, ये AC को 3 ले लिया, फिर मैंने इसको 3 ले लिया, फिर इसको मैंने लिख दिया 6, यहाँ पर लिख दिया मैंने 6। तो अगर मैं वैल्यू को देखूँ, सिर्फ वैल्यू देखूँ, भाई AB तो 5 है और यहाँ पर DF 5 है, तो मैं तो लिख सकता हूँ कि भाई AB बराबर हो गया आपका किसके साथ, DF के साथ। मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि AB भी 5 है और DF भी आपका 5 है। बट क्या ये दोनों साइड बच्चों जो नेमिंग मैंने लिखा है AB और DF, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एक दूसरे के? देखो AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होना चाहिए, DE होना चाहिए। बट हमारे यहाँ पर क्या इक्वल हो जा रहा है, AB है इक्वल DF के साथ। तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं? नो। हम आपका हम हमारा जो ट्रिपल लेस कंडीशन है उसके अंदर हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि AB एंड DF आर नॉट द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। दे आर इक्वल, नो डाउट दे आर इक्वल, बिकॉज AB इज़ 5 एंड DF इज़ 5। सो अगर हम वैल्यू देखते हैं तो ये दोनों बराबर है। अगर इस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा अपने कंडीशंस में, जो हमारा ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट कंडीशन है, तो हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, समझ में आ रहा है? तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखोगे पहले, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, फिर देखोगे इक्वल है कि नहीं। अब ऐसा भी ना हो कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही हो बट वो इक्वल ना हो, तभी भी नहीं होगा, तभी भी नहीं होगा ना। देखो जैसे मान लो इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है, DE है। तो क्या मैं AB बराबर DE लिख सकता हूँ? नो, क्योंकि वैल्यू अलग है, यहाँ 5 है यहाँ पर 3 है। तो दो चीज़ें आपको मैच होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी होना चाहिए और उसके वैल्यू इक्वल होने चाहिए, मेजरमेंट जो हम बोल रहे हैं, तभी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला मैंने एग्जांपल जो लिया था वो पूरा मैच कर रहा था। देखो AB बराबर है DE के साथ, मतलब AB बराबर D, तो वैल्यू तो इक्वल है ही और ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी हैं। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, तो पहले ही आपको लिखना पड़ेगा। मैं और एक बार आपको इधर साइड में समझा दे रहा हूँ। मैं यही फिगर बच्चों यहाँ पर है, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ, बस यहाँ पर आपको। ठीक है, देखना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल ABC, पहले आपको इस तरह से हेडिंग देना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ABC, कि भाई हम दो ट्रायंगल पकड़ रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा, DEF, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। दो ट्रायंगल के नाम आपको लिखना पड़ेगा। नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो समझना, नेमिंग के लिए टाइम हम ले, कोई इशू नहीं। मैं इसको नहीं तो और एक पेज में आपको समझा दे रहा हूँ, टाइम लगेगा इसको समझाने के लिए, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ नेमिंग पार्ट। नेमिंग का बहुत बड़ा रोल है, नेमिंग से ही सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये आपका ट्रायंगल है ABC, फिर यहाँ पर मैंने लिखा DEF लिखा, समझ में आया, DEF लिखा। ठीक, अच्छा। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 5 लूँ, इसको 5 लूँ, फिर इसको मैंने 6 ले लिया, यहाँ पर 6 ले लिया, फिर यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो मैंने अब ट्रायंगल में अब लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस तरह लिखूँगा कि ये वाला बराबर है। देखो मैं यहाँ पे लाइन देता हूँ भाई, ये वाला साइड इसके साथ बराबर है, ये वाला जो है यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर देता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ कि भाई इसके साथ बराबर है। यहाँ पर 3 वाला मार्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ओके। यहाँ पर कुछ यहाँ पर तो एक्चुअली आपको नंबरिंग तो मिलेगा नहीं, आपको ऐसे ही सिंबल मिलेंगे, तो सिंबल देख के आप समझ जाना, कन्फ्यूज़ नहीं होना बच्चों। सिंबल का मतलब तो आपको पता ही है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, तो समझ जाना कि उसको बराबर बोल रहे हो वो। ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 1 लाइन दिया तो यहाँ पे 1 लाइन दिया, तो समझ जाना कि ये वाला साइड इसके साथ बराबर है। यहाँ अगर 2 लाइन दिया, यहाँ पर 2 लाइन दिया, तो समझ लेना ये वाला साइड इसके बराबर है। अगर मैं यहाँ पर 3 दिया, यहाँ पर 3 दिया, तो समझ जाना AC साइड जो बराबर है DF के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक काम करते हैं, इसको तो मैं काट ही देता हूँ, मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, तो चलो इसके नीचे चलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब समझना ध्यान से, अब मैं जो नेमिंग लिखने वाला दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे नेमिंग आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी चूज़ करो। सपोज मैंने चूज़ किया ABC, कोई बच्चा चाहेगा तो CAB चूज़ कर सकता है। मैं डिफरेंट तरह का नेमिंग आपको बता रहा हूँ। सपोज़ किसी बच्चे ने डिसाइड किया कि सर मैं ABC यहाँ पर चूज़ करूँगा, पहला आपके हक में है, आप जो डिसाइड करो कोई इशू नहीं। पहला ट्रायंगल, फर्स्ट वाला ट्रायंगल, तो मैंने डिसाइड किया ABC को मैं कंसिडर करूँगा। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया ABC, तो बच्चों उसी के अकॉर्डिंग दूसरा ट्रायंगल होगा। पहला आपकी मर्ज़ी चलेगी, पहला ट्रायंगल में जो आप लिखना चाहो नेमिंग लिख लो, बट दूसरा वाला जो ट्रायंगल होगा ना बच्चों, वो पहले वाले नेमिंग पर डिपेंडेंट होगा। कैसे? देखो जैसे आप A पे थे, ABC ऐसा नेमिंग लिया, जैसे मान लो आप A पे खड़े हो, A पॉइंट पे खड़े हो, A से B की तरफ आए, फिर B से C की तरफ गए, ऐसा हुआ ना। तो A से जब B की तरफ गए तो यहाँ पे देखो 1 लाइन मिला, फिर B से जब C की तरफ गए तो कितना 2 लाइन मिला, फिर C के A की तरफ जाओगे तो 3 लाइन मिला। तो उसी अकॉर्डिंग इसको भी नेमिंग करना है। तो क्या आप कहाँ शुरू करोगे? आप खुद ही सोचो, अब D से शुरू करोगे। क्या आप D से F की तरफ जाओगे? नो, आप चाहोगे D से E की तरफ, क्योंकि देखो A से यहाँ पर नेमिंग देखो A से B आया, तो A से B का मतलब 1 लाइन, उसको यहाँ पर 1 लाइन मिला, यहाँ पर ऐसे
ये आप एक उसको बोल सकते हो लैंडमार्क बोल सकते हो, कुछ मतलब जानने का तरीका बोल सकते हो। सिंपल ऐसे भी आप चाहो तो जान सकते हो कि भाई लेफ्ट साइड में आया था वो, ए से खड़ा कहाँ किस तरफ गया, वो लेफ्ट की तरफ आया, तो यहाँ पर डी पे खड़े हो तो अब लेफ्ट की तरफ ही आओगे ना। जैसे इस तरह जो डायरेक्शन इसका था उसी डायरेक्शन में ये भी आएगा, तो उसका नेमिंग तब क्या बन जाएगा, DEF बन जाएगा। नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको याद रखना, ठीक है। तो नेमिंग मेरा हो गया। ऐसा मन इच्छा नेमिंग नहीं हो सकता, मैं मान लो ये यहाँ पर देता DFE तो गलत हो जाता है, वो वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने दिया ABC, फिर क्या दिया DEF दिया, नेमिंग मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। और अच्छा मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये दो ट्रायंगल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एंड लिखोगे कि भाई मैं दो ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई देखो ट्रायंगल ABC के अंदर जो AB है, मैं यहाँ पे लिखा AB, तो याद रखना बच्चों, आप AB लिख रहे हो तो AB जो है वो किस ट्रायंगल का पार्ट है, ABC ट्रायंगल का पार्ट है, तो ठीक ट्रायंगल ABC के नीचे ही उसका पार्ट लिखा जाएगा। आप चाहो तो AB इधर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उस तरफ DEF का लिखा जाएगा, ट्रायंगल DEF का जो पार्ट्स होंगे उसको उधर वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे AB बराबर, मैं कहने का मतलब ये जो LHS वाला है वो ABC ट्रायंगल ABC का पार्ट वहाँ नीचे सब लिखे जाएंगे, और जो इधर है वो ट्रायंगल DEF के नीचे लिखे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल ABC मतलब ये जो सोल्यूशन में लिख रहा हूँ इससे मैं बता रहा हूँ ये कि भाई देखो इन ट्रायंगल ABC, ये जो पहला ट्रायंगल ABC है उसके अंदर जो AB जो है वो बराबर है किसके साथ, DE के साथ इक्वल है, ठीक। अच्छा उसके बाद जो यही वाला जो ट्रायंगल है हमारा ABC ट्रायंगल का जो BC जो है वो बराबर है किसके साथ, EF के साथ इक्वल है। नेक्स्ट फिर मैं बता रहा हूँ ये जो ट्रायंगल हमारा ABC उसका जो AC जो है, इसका जो AC जो है वो बराबर है किसके साथ, DF के साथ इक्वल है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ऐसे लिखना है, इस तरह से स्टेटमेंट लिखा जाता है। पहले क्या करोगे, ट्रायंगल दो कंसिडर करोगे, ठीक उसी के नीचे उसका पार्ट लिखोगे। बट ये जो जितने मैंने पार्ट लिखे हैं उसके नीचे AB BC AC ये सारे ट्रायंगल ABC के पार्ट हैं। और यहाँ पर जो राइट साइड में जो RHS की तरफ जो मैंने लिखा है DE EF और DF ये सारे ट्रायंगल DEF के पार्ट है, तो इसी ठीक ट्रायंगल DEF के नीचे उसको लिखे जाएंगे, यही आपका रूल है। तो हमेशा याद रखना ये बच्चों ये तीन कंडीशन होंगे, तीन तो कन्फर्म होंगे, ना ही एक होगा ना ही दो होगा, एग्जैक्ट तीन होगा, ना ही तीन से कम ना ही तीन से ज़्यादा, एग्जैक्ट तीन कंडीशन लिखने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पर साइड में बच्चों रीजन लिखा जाता है, तो AB बराबर DE जो है उसका रीजन क्या है ना, क्वेश्चन में गिवन है, हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है। फिर दूसरा यहाँ पर ये देखोगे भाई ये भी गिवन है, और तीसरा देखोगे भी ये भी क्वेश्चन में गिवन था हमें, तो यहाँ पर साइड में रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा और एक चीज़ देखना जरूरी है, आपने यहाँ पर इक्वल देख लिया कि भाई यहाँ पर एक लाइन गिवन था, यहाँ पर एक लाइन गिवन था, मतलब AB बराबर हो गया DE के साथ। आपको ये भी माइंड में चेक करना है कि AB का देखो सिंबल देख के तो समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, मतलब AB जो है वो DE के बराबर है, ये समझ में आ रहा है। बट आपको माइंड में ये भी चेक करना है कि जो AB जो साइड है क्या इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट DE है, तो मैं इक्वल तो लिख दिया हूँ बट मुझे ये भी चेक करना है कि AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या DE है, यस है, AB का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट DE है और वो बराबर है, जिसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मान लो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं होता तो दिक्कत होता, हम नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपको बता भी दिया, फिर से और एक बार बोल देता हूँ, ठीक है, देख लो। जैसे मान लो यही फिगर अगर कुछ ऐसा होता, जैसे मैंने लिख दिया ABC, फिर यहाँ पर लिख दिया मैंने DEF, जो बच्चे पीछे नहीं समझे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो एक लाइन यहाँ देता, एक लाइन यहाँ देता, फिर मैं दो लाइन यहाँ देता, फिर दो लाइन यहाँ देता, फिर यहाँ थर्ड लाइन यहाँ, फिर तीसरा ऐसे देता, तो मैं तो ऐसा लिख दूंगा कि AB बराबर, वैसे ही लिखो ना, इन ट्रायंगल दिस सब लिख दो पूरा ऊपर हेडिंग में। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई एक लाइन यहाँ पर है तो एक लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं क्या लिखूंगा AB बराबर DF लिखूंगा। या AB बराबर DF लिख दिया क्योंकि आपने लाइन को देखा भाई यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर एक लाइन है, तो ये ट्रायंगल के अंदर जो AB है वो बराबर होगा DF के साथ, मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट क्या बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AB एंड DF आर नॉट द करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग साइड वो नहीं है, ठीक है। चाहे वो इक्वल क्वेश्चन में फिगर में जो एक लाइन दिया हो, बट हम उसको नहीं, इसको जो हमारा कंडीशन है वो SSS कंडीशन के अंदर हम उसको नहीं लिख सकते, कोई भी कंग्रुएंट कंडीशन के अंदर आप ऐसा लिख नहीं सकते, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, तो ट्रायंगल ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ही नहीं, ये आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे इक्वल नहीं है। और कुछ सिनेरियो में ये इक्वल हो सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए इक्वल नहीं है। जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको SSS कंडीशन, उसमें से तीनों साइड होंगे, तो ये आपका ऐसा नहीं लिख सकता। हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने ये समझा कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी होना चाहिए और वो इक्वल भी होना चाहिए, तभी हम इसको लिख सकते हैं, राइट, ओके। सेम गोज सेम रूल अप्लाई फॉर द एंगल ऑल्सो, एंगल भी वैसे ही होगा, मैं बताऊँगा नेक्स्ट वाला। ये समझ में आ गया पहला वाला। अब आते हैं आगे। इतना तीन कंडीशन लिखने के बाद हमने तीनों लिख भी दिया, चेक भी कर लिया भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं। अब इतना लिखने के बाद हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल जो ABC है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल
DEF के साथ ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो ये देखो ये कॉन्ग्रेंट का सिंबल ऐसा होता है, 2 लाइन यहाँ पर ऐसे था ना, फिर ऐसे घुमा देना, तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट है। ये कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रेंट हुआ, बाय SSS कंडीशन से ये हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको SSS वाला कंडीशन समझ में आ गया। ठीक, अच्छा ये सब समझ लो, फिर उसके बाद और एक चीज़ मैं बताऊँगा, पर पहले सारे कंडीशंस खत्म हो जाएँ। पहले SSS गया, सेम गोज़ फॉर SS। SS क्या होता है, ये सेकंड कंडीशन है आपका। देखो जैसे मैंने आपको समझाया था, SSS हमारा खत्म हुआ, अब हम आते हैं SS पे। तो पहला वाला टाइम लगेगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। अब आते हैं, जल्दी जल्दी समझा दूंगा आपको। देखो SS में क्या होता है, वही 2 ट्रायंगल यहाँ पर आपको रहेंगे ऐसे। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपको मतलब नेमिंग कंडीशन का नेमिंग देखते हुए समझ में आ रहा है। SS का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड। तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 ट्रायंगल में 2 साइड होंगे और एक एंगल होगा। ठीक है, आपने सही सोचा, ऐसे ही होगा। तो ABC ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल आपका DEF है। तो यहाँ पर कुछ अलग चीज़ होंगी। देखो, तो मैंने यहाँ पर दे दिया, तो मैंने यहाँ पर दिया कि भाई AB बराबर है इसके साथ, दे दिया मैंने। ओके, फिर मैं देता हूँ कि भाई ये वाला बराबर है इसके साथ, दे दिया मैंने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर देता हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। ठीक है, ये मैंने दे दिया। तो ये जो 2 ट्रायंगल होगा ये आपका कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय SS कंडीशन। कैसे, देखो 2 साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल जो चीज़ें हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। देखो ये वाला साइड इसके साथ बराबर हो गया, आपको दिख ही रहा है, और ये वाला साइड इसके साथ बराबर हो गया, और ये वाला जो एंगल है वो इसके साथ बराबर है। तो ये वाला जो एंगल इसके साथ जो बराबर है, क्या ये दो साइड, ये जो एंगल है ये दो साइड मिल के उसको बनाए हैं। समझो इस चीज़ को, ये वाला जो एंगल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड मिल के इसको बनाए हैं। ये वाला जो एंगल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, इसको देखो, ये दोनों साइड क्रॉस हुए तभी तो ये एंगल बना। ये 2 साइड जो क्रॉस हुए तभी तो ये एंगल बना। तो ये वाला जब एंगल होगा तभी हम SS कहेंगे। अच्छा, कौन से कंडीशन में SAS नहीं होगा, मैं वो भी समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा, ये वही सेम ट्रायंगल अलग में ले रहा हूँ, थोड़ा सा नेमिंग यहाँ पर, नेमिंग तो वही लूँगा बट थोड़ा इसको अलग वे में लिखूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे ABC लिखा, फिर लिखा मैंने DEF लिखा, राइट। ओके, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, देखो मैंने कहा ये वाला बराबर है इसके साथ, ये समझ में आ गया। फिर मैंने कहा जैसे ये वाला साइड इसके साथ बराबर है, फिर मैंने कह दिया कि ये वाला साइड ये वाला एंगल इसके एंगल से बराबर है। तो क्या ये SS कंडीशन होगा, क्या ये साइड एंगल साइड होगा, नहीं होगा। क्योंकि साइड एंगल का मतलब होता है ये कि 2 साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। इस लाइन का मतलब क्या है, 2 साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, मतलब कि दोनों साइड के द्वारा बना हुआ एंगल दोनों, ये 2 साइड जो इक्वल है ना, जो हम इक्वल दिखाएंगे, उसके द्वारा बने हुए एंगल वो इक्वल होना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए, तभी हम SS कंडीशन कह सकते हैं। जैसे ये 2 ट्रायंगल में ऐसा हो रहा था इसलिए मैंने इसको SS कहा। इसमें नहीं होगा, देखो ये वाला साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो क्या ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो 2 एंगल आपको इधर उधर दिख रहे हैं, इधर भी और इधर भी, क्या ये 2 साइड मिलकर ये एंगल को बनाए हैं? क्या ये दो साइड मिलके ये वाला एंगल बना है? ये 2 साइड मिलके क्या ये वाला एंगल बना है? नो। तो ये 2 साइड मिलके कौन से एंगल बने? यहाँ पर ये बना है होगा, यहाँ पर ये है और ये होगा, बट तो हमें क्वेश्चन में तो वो गिवन नहीं है। हमें पता है कि 2 साइड मिलके ये वाला एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, बट क्वेश्चन में तो ये वाला एंगल इसके साथ बराबर नहीं दिया है, हमें तो ये वाला दिया है। तो हम ये 2 ट्रायंगल को SS के कंडीशन से हम इसको सिमिलर नहीं कर सकते। वो चाहे अदर कंडीशन से सिमिलर जो ट्रायंगल हो, मतलब कॉन्ग्रेंट हो, सॉरी मैं सिमिलर बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेंट बोलना चाहिए मुझे, अदर कंडीशन से हो सकते हैं, बट ये SAS कंडीशन से ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ओके, तो ये वाला हो जाएंगे हमारे, क्योंकि 2 साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल यहाँ पर हमारे बराबर है। तो यहाँ पर मान लो कुछ नेमिंग दिया होगा, नंबरिंग दिया होगा, ये 5 cm, ये 5 cm ले लो, ये 6 cm, ये भी 6 cm ले लो। यहाँ पर मान लो ये 30 डिग्री गिवन है, यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो हम ये 2 ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय SS कंडीशन। तो आपको सेम नेमिंग उसी तरह लिखना है, जैसे पहले आप ट्रायंगल से हमको नेमिंग लिखना सिखाई दिया हूँ कि ट्रायंगल ABC, फिर दूसरा नेमिंग जो ये आपका अपना मर्जी का लो, दूसरा इस पर डिपेंड करेगा। तो ट्रायंगल क्या नेमिंग होगा? DEF नेमिंग होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो हम यहाँ पे लिखूँगा कि जो AB जो है वो बराबर है आपका DE के साथ। आपका रीज़न यहाँ पे लिखोगे गिवन, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, पहला हो गया, ये साइड हो गया। फिर उसके बाद एंगल लिखो, एंगल मतलब ये कौन सा एंगल? एंगल B है। तो एंगल B जो, याद रखना बच्चों, ये जो एंगल B आप लिख रहे हो ना, ये ट्रायंगल ABC के नीचे ही लिखना चाहिए, क्योंकि एंगल जो B है वो ट्रायंगल ABC का पार्ट है, तो ठीक उसके नीचे ही लिखना है। एंगल B बराबर एंगल, यहाँ पर मैं लिखूँगा E, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और थर्ड वाला साइड हो गया, एंगल हो गया, फिर और एक साइड लिख देते हैं।
फिर बी सी जो है वो बराबर होगा ई एफ के साथ। तो ये भी आपका रीज़न यहाँ पर क्या लिखोगे, गिवन। रीज़न इज मस्ट, आप अगर कुछ लिख रहे हो ना क्यों, ये बराबर रीज़न लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय एस से एस कंडीशन से हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ समझ में आ गया, ये वाला क्लियर है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस ए एस कंडीशंस। ओके, अब चाहो तो ऑर्डर में लिख सकते हो, बिना ऑर्डर लिखने से भी चले, कोई इशू नहीं है। पहले साइड में पहले ऑर्डर से लिखा, ये वाला आपका साइड है एस, ये आपका एंगल है और ये आपका फिर साइड है। ऐसे आपको एरो साइन देके ऐसे लिखने की जरूरत है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया, एस एस कंडीशन अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और बाकी कितने कंडीशन है हमारे, और 3 कंडीशन है उसको, और एक ये 3 कंडीशन खत्म करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे और एक सिम्प्लिसिटी कंडीशन। तो ये एक वीडियो चाहे जितना भी लंबा हो, 1 आवर का वीडियो हो, 2 घंटे का वीडियो हो, बट पूरा ट्रायंगल का पूरा जो कॉन्सेप्ट है सारे सबको मैं सब आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ए एस से कंडीशन। ओके, तो अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट कंडीशन जो हमारा है ए एस से, जो ये है हमारा एंगल साइड एंगल। क्या है, एंगल साइड एंगल। तो चलो फिगर बना लेते हैं ट्रायंगल। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, इसको ले लो ए बी सी, और फिर दूसरा ले लो ट्रायंगल हमारा डी ई एफ। ओके, अब ए एस से में क्या होता है, एंगल साइड एंगल में क्या होगा, ध्यान से देखना। तो नेमिंग से यहाँ पर समझ में आ रहा है हमें कि एंगल भी मतलब एंगल है होगा, एक साइड होगा, एक एंगल होगा, और क्या। देखो 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड, ये भी समझना, ये भी इंक्लूडेड वाला है। जैसे हमारा एस एस था, वो 2 साइड उसके इंक्लूडेड एंगल, ये है 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड। कैसे होंगे देखो, सिंपल सा लॉजिक है। देखो पहले तो मैं एंगल ले लूँगा, जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लो कि ये वाला एंगल जो बी है वह एंगल ई के बराबर है, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया कि ये एंगल जो सी यहाँ पर है वो एंगल एफ के बराबर है। मैं यहाँ पर 2 ऐसे लाइन देता कि समझ में आए कि भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, मतलब एंगल सी जो है एफ के बराबर है। यहाँ समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के। फिर मैं यहाँ पे एक बता दूंगा कि ये वाला जो साइड है ना बी सी, मैं एक लाइन दिया, यहाँ पर भी एक लाइन दिया, समझ में आ रहा है कि जो बी सी साइड है वो बराबर है ई एफ के साथ। तो ये जो 2 ट्रायंगल जो हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये हमारे ए एस से कंडीशन से होंगे। कैसे, देखो ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है, पहला वाला। फिर दूसरा हम लिखेंगे भाई ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है, दूसरा। तीसरा हम लिखेंगे भाई ये वाला साइड इसके बराबर है। तो ये 2 एंगल मिलकर, मतलब कहने का मतलब ये जो साइड आपको दिख रहा है ना, इसी साइड पे ये 2 एंगल बने हुए हैं, ठीक है। और कौन सा ए एस से नहीं होगा मैं वो भी बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो मैंने लिखा ए बी सी, फिर दूसरा मैंने लिख दिया, एक साथ आपको मैं 2 चीज़ें बता दे रहा हूँ, ए एस ए कंडीशन एंड एंगल साइड कंडीशन। यहाँ मैंने लिखा डी ई एफ, सॉरी यहाँ पर डी तो है, यहाँ पर ई, यहाँ पर एफ। जैसे मैंने कहा मान लो कि ये वाला एंगल बराबर है इसके साथ, ये मैंने कह दिया। फिर मैंने कहा ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड इसके साथ बराबर है, मैंने एक लाइन दिया। फिर मैंने कह दिया कि ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है। तो ये 2 ट्रायंगल के ए एस ए कंडीशन होगा, नो, क्योंकि देखो ये 2 एंगल जो हैं ये कौन से साइड पे हैं, ये वाले साइड पे लाई कर रहे हैं, खड़े हैं, मतलब वहाँ पर हैं। ये जो 2 एंगल हैं हमारे ये इस वाले साइड पे बने हुए हैं। तो जो साइड पे बने हुए हैं क्या वो 2 साइड इक्वल है, नो। बट यहाँ पर है, देखो ये वाला एंगल इसके साथ, यहाँ इसके साथ बराबर है, ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है, और ये वाला लाइन इसके साथ बराबर है। अभी देखो ये जो लाइन है, ये जो हमारा साइड है, इसी साइड पे 2 एंगल बने हुए हैं। तो 2 एंगल का इंक्लूडेड साइड मैं इसको बोल सकता हूँ, इसी को कहा जाता है 2 एंगल का इंक्लूडेड साइड। बट ये 2 एंगल का इंक्लूडेड साइड ये है जो हमारा ए बी और डी ई है। क्या ए बी और डी ई क्वेश्चन में इक्वल गिवन है, नो। क्वेश्चन में इक्वल गिवन है बी सी बराबर ई एफ। तो ये आपका ए एस ए कंडीशन ये नहीं फॉलो कर रहा है, बट ये हमारा कर रहा है, क्योंकि 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड यहाँ पर गिवन है। 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड यहाँ पर इक्वल है। यहाँ पर भी तो 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड हैं, बट वो इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड है, ऐसा नहीं कि नहीं है। 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड यहाँ पर है, बट दे आर नॉट इक्वल। ए बी बराबर डी क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। यहाँ पर भी 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड है, हर ट्रायंगल में होता है। हर 2 ट्रायंगल को देखोगे तो 2 एंगल उसके इंक्लूडेड साइड होंगे, बट वो इक्वल होने चाहिए। वो दोनों एंगल और वो इंक्लूडेड साइड इक्वल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इक्वल ना हो। तो 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो तो हम उसको बोलेंगे ए एस ए कंडीशन। अच्छा, जो नहीं होते हैं, यहाँ पे भी तो 2 एंगल है, इंक्लूडेड साइड है, बट इसका नॉट इंक्लूडेड साइड इक्वल है। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि चलो भाई इनके 2 एंगल तो बराबर हैं, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल तो बराबर हैं, बट इनके एंगल के द्वारा जो इंक्लूडेड साइड जो है वो इक्वल नहीं है, कोई दूसरा है, ये वाला साइड इसके साथ बराबर है, ठीक है। और बच्चों वो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का चीज़ों की वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना। देखो ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है,
अच्छा मान लो, जैसे और एक चीज़ मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए का सवाल पूछ रहा हूँ, देखते हैं आप आंसर बता पाते हो कि नहीं। जैसे मान लो मैंने ट्रायंगल लिया, समझना ध्यान से, मैंने कह दिया ये ABC है। जो भी आप आंसर बच्चे सोचो मुझे कमेंट में बताना। जैसे मैंने कह दिया कि चलो ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल, ये 2 लाइन दी है, यहाँ पर 2 लाइन दी है, इसके साथ बराबर है, और ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है, तो क्या ये बच्चों AS से A होगा? बताओ। बहुत बच्चे यहाँ बोलेंगे सर होगा, क्योंकि ये सर ये तो है 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड तो हैं, बट ये नहीं होगा। क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर नहीं है। क्योंकि ये वाला इस एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? E है ना। तो क्या B बराबर E है? नो। एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग जो है, एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? F है। तो क्या C और F बराबर है? नो। चाहे ये 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड है क्यों ना हो, बट देखो लेकिन ये साइड इक्वल है। ये जो BC साइड जो है वो बराबर है इसके साथ, क्योंकि देखो BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? EF है, एंड दे आर इक्वल। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड होने चाहिए। कहने मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो दोनों यहाँ पर जो भी आप ले रहे हो ना, जो भी हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भाई वो 2 साइड और इंक्लूड एंगल है कि नहीं। फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई वो दोनों बराबर है कि नहीं। तीनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। तीनों चीज़ 3 थिंग्स शुड मैच। 3 चीज़ें मैच होनी चाहिए। पहला क्या भाई, पहले आप चेक करोगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं। दूसरा चेक करोगे भाई 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल है कि नहीं। दूसरा हो गया। थर्ड चेक करोगे भाई जिसके बारे में इतना हम बोल रहे हैं क्या वो इक्वल है, क्या वो जो हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो बोल रहे हैं और उनके इंक्लूडेड साइड जो बोल रहे हैं क्या वो इक्वल हैं। इक्वल भी देखना है आपको। ये 3 चीज़ें आपको देखनी है, तब हम बोल सकते हैं दैट द 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA कंडीशन। बट ये तो नहीं हो रहे हैं, ये तो 2 साइड इंक्लूड एंगल हो रहे हैं, ये बराबर इसके साथ हो रहा है, कोई एक मैच कर रहा है कि भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है और ये बराबर भी है। बट ये तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो नहीं है ना, चाहे वो इक्वल भी नहीं है। यहाँ पर देखो ये वाला इसके साथ बराबर नहीं है, कहने मतलब ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसका हो रहा है, मतलब B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट E है, बट दे आर नॉट इक्वल। उसके बाद एंगल C का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो F है, बट दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये आपका ASA कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और जो नहीं हो रहा है, जैसे मैं आपको बताया ASA कंडीशन ये हो गया, ये 2 ट्रायंगल नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपके नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका कौन से तब होंगे? ये होगा आपका AAS होगा, ये होगा आपका एंगल साइड होगा, क्योंकि 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड। अब चलो फटाफट से उसका नेमिंग लिख लेते हैं। तो इसका नेमिंग मैं आपको यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे भाई सेम रूल बच्चों, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF ऐसे लिखेंगे हम। फिर लिखेंगे भाई AB जो है, सॉरी AB नहीं BC ना, पहले एंगल लिखते हैं एंगल। तो पहले लिखेंगे भाई एंगल B जो है वो बराबर है हमारा E के साथ। तो जो एंगल B और एंगल E जो मैं लिखा अभी बराबर, यहीं पर चेक कर लो, एंगल B बराबर एंगल जो E जो मैंने लिखा वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है, चलो इक्वल हो गया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी है एंड दे आर ऑल्सो इक्वल। चलो 2 चीज़ें चेक करना है। फिर साइड देखेंगे, अब हम लिखेंगे BC जो बराबर है EF के साथ। तो क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं? क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं? यस। क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस, क्वेश्चन में बोला है इक्वल, तो हम लिख सकते हैं इसको उधर। थर्ड वाला लिखेंगे भाई एंगल C जो है वो बराबर है एंगल F के साथ। एंगल जो C है वो बराबर है F के साथ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लाइन गिवन है, तो ये दोनों बराबर है। अब चेक करना क्या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं? यस, C का F कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, वो इक्वल भी है और बराबर भी थे। तो इसीलिए इसके मतलब यहाँ पर वही चीज़ें लिखी जाएंगी जहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी होगा और वो बराबर भी होगा। अच्छा, अब मुझे इसको लिखना है भाई, अब तो मैंने लिख दिया, अब मुझे कौन सा कंडीशन यूज़ करना है? ASA। तो ASA कंडीशन को लोग मैच कर रहे कि नहीं चेक करना है हमें भाई, 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड। अब मैं तीनों तो लिख दिया, बट मुझे थर्ड वाला चीज़ चेक करना है कि भाई ये 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड है, तो चेक कर लो इधर। यस, 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड ये है, तो हम लिख सकते हैं भाई ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया। 3 चीज़ें बच्चों माइंड में सेट कर लो, 3 चीज़ें आपको चेक करनी है, करते करते आदत हो जाएगा। ये आपका एंगल साइड एंगल हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पहले तीनों लिख दो, फिर देखना भाई क्या ये कौन सा कंडीशन हो सकता है। पहले स्टार्टिंग से कंडीशन नहीं सोचा जाता, पहले लिखा जाता है सारा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट चेक किया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल और नॉट वो चेक किया जाता है। अब तीनों लिख दिया, अब फिर सोचो भाई ये कौन से कंडीशन में, आपके पास तो बहुत सारे कंडीशन है ना, इतने सारे कंडीशन मैंने आपको लिखा है। अब ये लिख दो, फिर सोचो क्या इसके अंदर से कौन सा यूज होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो चलो ये वाला जो मैं आपको बताया एंगल साइड, इसका मतलब होता है 2 एंगल एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड साइड, इसका मतलब ये होता है। ठीक है,
जो AAS होता है। तो इसका भी मीनिंग बच्चों हम लिख लेते हैं कि भाई ट्रायंगल जो हमारा ABC जो है, फर्स्ट तो ये लिखना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या बताओ DEF। अब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि भाई ये जो एंगल है वो तो ये एंगल A बराबर एंगल D, मुझे यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 दिख रहा है तो मैं लिख दिया। अब चेक करूँगा भाई ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, यस है, छोड़ो तो ये करेक्ट है। फिर मैं इसको लिखूँगा एंगल B जो है, एंगल B जो है यहाँ पे एक लाइन मेरे को दिख रहा है, यहाँ पर भी ऐसे एक कर्व लाइन दिख रहा है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल B बराबर एंगल E। भाई यहाँ पर देख कर तो लिख दिया। फिर चेक करना है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट E है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, अब हम आते हैं साइड पे, तो BC हम लिख दिया। हमने यहाँ पर देखा भाई एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन कहाँ पर है भाई, इधर कहाँ गिवन है, मैंने देखा EF पे गिवन है तो मैंने लिख दिया BC बराबर EF, मैंने लिख दिया। मैंने इसको देख के तो लिख दिया कि भाई एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, बट मुझे ये भी चेक करना है कि भाई वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, तो यस दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, BC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट EF है, तो ये भी हो गया, BC बराबर EF हो गया, हमारा ये हो गया। तो हम ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो अब हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे, ऐसा लिख दो। फिर सोचो अरे भाई ये हुआ कौन सा कंडीशन से हुआ, सिंपल देखोगे भाई 2 एंगल है इंक्लूडेड साइड, तो क्या ये AS से है, नो, ये आपका एंगल साइड है क्योंकि 2 एंगल और उसके नॉट इंक्लूडेड साइड। तो यहाँ मैं लिखूँगा बाय AAS कंडीशन से ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर बच्चों रीजन तो लिखना पड़ेगा, सब में गिवन लिखना, मैं अब लिखना भूल गया, अब सबको यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा गिवन ब्रैकेट में। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब हमारा एक लास्ट रहा दैट इज़ RHS, ये तो बहुत ही ईजी है। देखो RHS को पहचानना इतना मुश्किल नहीं होगा, ये आसान पता है किस लिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होगा और किसी ट्रायंगल पे ये अप्लाई होगा ही नहीं। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, फिर ले लिया मैंने DEF, अब लास्ट वाला है बस उसके बाद खत्म, फिर इसको सिंपलिसिटी समझाऊंगा, बस हो गया। अब आते हैं RHS पे बात करते हैं, RHS है क्या, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही सिर्फ अप्लाई होगा और कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल हमारा जो ABC है और ट्रायंगल DEF है, क्या है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो चेक कर लेते हैं कंडीशन। अब क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि भाई ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर है, फिर दे दिया होगा ये वाला साइड इसके बराबर है, और या तो 90 डिग्री तो गिवन होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। इतना चीज़ें गिवन कर दिया। अब मुझे जज करना है कि ये RHS कंडीशन से हो रहा है क्या। तो RHS को समझना पहले ज़रूरी है। RHS का मतलब क्या होता है भाई, R फॉर होता है राइट एंगल, दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे भाई, RHS कंडीशन ना, व्हेन, यहाँ पहला चीज़ क्या होगा भाई, एक R फॉर राइट, मतलब एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा राइट एंगल, ठीक है, एक तो 90 डिग्री होगा ही होगा। H फॉर क्या होता है ना, हाइपोटेन्यूज। H फॉर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कि भाई एक हाइपोटेन्यूज तो बराबर होना चाहिए। और S फॉर होता है साइड, एनी वन साइड, इसको मैं बोलूँगा S फॉर एनी वन साइड मस्ट बी इक्वल। तो इसके ऊपर फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, R फॉर एनी वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, H फॉर एनी हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल, H फॉर हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल, S फॉर एनी वन साइड मस्ट बी इक्वल। मतलब अब हाइपोटेन्यूज तो इस साइड चला गया ना, हाइपोटेन्यूज तो अब नहीं होगा, जो बाकी के 2 साइड बचे, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, ये हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पर हो चुका, बाकी कौन बचा, ये नीचे वाला और ये वाला बचा। इनमें से कोई 2, इन दोनों में से कोई एक अगर बराबर हो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, वो अगर इक्वल हो तो हम उसको बोलेंगे RHS कंडीशन। तो यहाँ पर होगा कि नहीं बताओ मुझे, बताओ। जैसे ये बराबर है, इसमें मुझे यहाँ पर दिख रहा है भाई, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, तो ये बराबर है इसके साथ, तो भाई एक तो हो गया। तो पहले मैं 2 चीज़ चेक करूँगा, भाई 90 है कि नहीं मेरा, भाई 90 यहाँ पर है, 90 है, चलो R वाला कंडीशन हो गया। फिर भाई H वाला है कि नहीं, देखो ये रहा, देखो 90 डिग्री के, देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना, 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट जो साइड होता है ना, वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, AC है, यहाँ पर 90 डिग्री ऑपोजिट साइड में कौन है, DF है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो दीज आर द हाइपोटेन्यूज साइड, तो आर दे इक्वल, यस दे आर इक्वल ना, AC बराबर है DF के साथ, इक्वल है, तो सेकंड वाला खत्म, और बच्चा लास्ट में S। तो ये 2 चीज़ तो मेजर चीज़ें होती हैं, 90 और हाइपोटेन्यूज हमारा बराबर हो चुका है दोनों ट्रायंगल में, राइट। अब हम आते हैं दूसरा, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि ये वाला बराबर है इसके साथ, तो ये हमारा अदर साइड हो गया, एक इक्वल हो गया। मान लो यहाँ पर ये वाला ना देके ये वाला दिया होता तो हम तभी भी होता RHS कंडीशन, तो ये आपका RHS कंडीशन में हो गया, समझ में आया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं और एक फिगर यहाँ पर बना दे रहा हूँ साइड में ट्रायंगल का, ये रहा ट्रायंगल, फिर से और एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने कहा है बच्चों ये 90 है, ये 90 है, फिर मैंने कहा कि भाई ये वाला बराबर है इसके साथ, बराबर है, फिर मैं नीचे वाला कह दिया कि ये दोनों बराबर है, तो क्या ये RHS होगा, यस ये भी RHS कंडीशन होगा, नो डाउट। और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं फिर से मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल 2 बनाए, ठीक है, ये पर 90 है, यहाँ पर 90 है, मैंने कहा भाई ये बराबर है इसके साथ, फिर मैंने कहा भाई ये वाला साइड जो बराबर है इसके साथ है,
बस इतना ही दे दिया। तो क्या ये RHS होगा? नो, RHS तो नहीं होगा। क्योंकि देखो 90 तो है, 90 मान लो 90 है, बट क्या हाइपोटेन्यूज इक्वल है? हाइपोटेन्यूज तो ये है, ये वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये वाला, क्या वो इक्वल है? क्वेश्चन में इक्वल कहा गया है? नो। तो ये आपका RHS कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। अदर कंडीशन अप्लाई हो सकता है, ऐसा नहीं कि RHS नहीं हुआ तो होगा ही नहीं, बट ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं RHS से, अदर कंडीशन से हो सकते हैं। अदर कंडीशन क्या हो सकता है बता सकते हो आप? ये वाला साइड बराबर है इसके साथ, और ये वाला ये साइड बराबर है इसके साथ, और ये आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो ये दो ट्रायंगल कौन से कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? ये बच्चों आपका S से S हो सकता है, क्योंकि देखो ये वाला साइड इसके साथ बराबर है, ये वाला साइड इसके साथ बराबर है, और इसके इंक्लूडेड एंगल है, ये भी 90, ये भी 90। तो दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, तो क्या ये दो ट्रायंगल RHS से तो नहीं हुए क्योंकि हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है, बट ये SS कंडीशन से ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? और एक चीज़ समझो, और एक एग्जाम्पल लो, जितने सारे एग्जाम्पल करोगे उतना आपको फ़ायदा है। मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, ये मैं 90 किया, मैंने 90 किया, फिर मैंने हाइपोटेन्यूज भी इक्वल यहाँ पर कर दिया। मान लो जैसे मैंने कहा ये वाला साइड इसके साथ बराबर है, फिर मैंने कह दिया कि ये वाला साइड बराबर है इसके साथ, तो क्या ये RHS कंडीशन होगा? तो आप तो बोलोगे सर 90 तो है, 90 तो है, फिर यहाँ बोलोगे सर ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर भी हाइपोटेन्यूज बराबर दिया है, तो क्यों नहीं हो सकता? थर्ड वाला में देखिए, थर्ड वाला में ये गिवन है, ये वाला बराबर है इसके साथ दिया है, तो क्या ये RHS कंडीशन होगा? होगा नहीं। क्यों? देखो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब सही है। दिक्कत कहाँ है पता है? ये वाला साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है बताओ मुझे? ये वाला साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड तो ये है कि नहीं? ये वाला साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है। क्या ये दोनों साइड इक्वल है? नो, इक्वल ये वाला साइड इक्वल दिया है इसके साथ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे तो भाई मुझे तो इक्वल भी चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी चाहिए। तो इस सेट का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, अगर ये इक्वल होता तो मैं इसको यूज़ कर सकता और बोल सकता RHS कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुआ, बट ये वाला साइड इसके साथ बराबर है, तो आप बोलोगे सर इसको उल्टाया गया है। अगर ये फिगर को उससे घुमा दूँ, मैं घुमा दोगे तो कंडीशन चेंज हो जाएगा। कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको, देखो समझो इस चीज़ को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं ट्रायंगल को घुमा दूँ, जैसे मैंने कहा, समझो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक ट्रायंगल बनाया, इसको छोड़ देता हूँ, अलग ट्रायंगल लेते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये नेमिंग इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़रूरी है, समझना इस चीज़ को। ये मैंने लिखा ABC, फिर मैंने लिखा ट्रायंगल DEF, क्या हो गया इसको, ख़त्म हो गया, ट्रायंगल DEF मैंने लिया। समझो इस चीज़ को, मैंने कहा ये 5 cm है, ये 5 है, फिर मैंने कह दिया यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, मैंने कहा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है। इस ट्रायंगल को बच्चों घुमाया गया है, अलग अलग डायरेक्शन में घुमाया गया है। ये वाला एग्जांपल छोड़ो, और एक एग्जांपल लेते हैं, मैं पूरा घुमा के दिखाता हूँ आपको। मैं अलग एक काम करो, दो फिगर ले लेते हैं। ये फिगर मैंने ले लिया, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिया। आपको क्लियर अच्छे से समझाने के लिए दो ट्रायंगल अलग अलग मैंने से इसको हटा ही देते हैं, प्रैक्टिकली समझो। ये दो ट्रायंगल है, मैं आपको बता दिया, देखो कि ये वाला साइड बराबर है इसके साथ, मैं यहाँ पे एक लाइन दे दिया, फिर इसको ये वाला साइड बराबर है इसके साथ मैंने दे दिया यहाँ पर, फिर ये मैंने दे दिया ये वाला जो है वो बराबर है इसके साथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अगर मैं ट्रायंगल ऐसा रखूँ तब ये बोल सकता है ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपके। अगर इसी ट्रायंगल को अगर मैं घुमा दूँ इस तरह से, कुछ इस तरह से घुमा दूँ, या फिर इस तरह से घुमा दूँ, इस तरह ऐसे कर दूँ, मतलब ऐसा ABC लिया, फिर मैं इसको ऐसे कर दिया, तो क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होगा। आप बोलोगे सर ट्रायंगल तो वही है, ये ट्रायंगल वही है, बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों बता रहा हूँ, देखो ये दो ट्रायंगल आपने, ये दो मतलब आपने ट्रायंगल लिया, तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है आपका? ये आपका इधर क्या बन गया, अब DF हो गया वो कॉरस्पॉन्डिंग। तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग आपका DF है, AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका? DF है। तो क्या ये दोनों बराबर है? नो, दे आर नॉट इक्वल। वो बराबर, ये इसके साथ बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? ये वाला जो BC है, यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, BC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपका? DE है। अगर मैं ट्रायंगल का नेमिंग पहले से दे दूँ, अगर मैं लिखूँ AB, हाँ ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। कैसे? अगर मैं इसको घुमा दूँ इस तरफ से, इस तरह ऐसे कर दूँ, घुमा के इधर ऐसे कर दूँ, तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? तो अब सोचोगे सर ट्रायंगल घुमाने से थोड़ी ना इसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। आप तो ये सोचोगे ना कि सर ट्रायंगल तो हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, मान लेते हैं मैंने ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया, ट्रायंगल ऐसे घुमा दिया, तो क्या वो डिफरेंट हो जाएंगे? यस, डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि इज हियर नेमिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल, नेमिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेमिंग बोल रहा है कि भाई देखो, ठीक है, आप ट्रायंगल कैसे घुमा दिया, तो घुमा देने से उसका नेमिंग भी चेंज हो गया ना। जैसे मैंने कहा, जैसे इसको पहले ऐसे घुमा के रखो, ऐसे कि मैंने कहा कि अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भाई इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, सब मैंने दिखा,
तो मैंने कह दिया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, नेमिंग देखो डी ई एफ, ए से बी एक लाइन, बी से सी देखो 2 लाइन, समझाया था आपको। तो ये 2 ट्रायंगल के तीनों कंडीशन लिख के मैंने कह दिया कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ई एफ के साथ, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है। अगर ये नेमिंग है तब ये कॉन्ग्रेंट है। अगर मैं घुमा दूँ ऐसे फिगर को, तो अब ये फिगर कैसा हो गया, अब ये ए बी सी और ये क्या हो गया आपका एफ डी ई है। तो जो ट्रायंगल आपका अब जो बना ए बी सी, तो मैं लिखूंगा ए बी सी यहाँ पे लिखा, अब मैं यहाँ पे फिर दूसरा जो नेमिंग क्या हो गया आपका यहाँ पर एफ डी, क्या हो गया एफ डी और ई हो गया। तो क्या ये 2 ट्रायंगल, अब ये जो नेमिंग मैंने लिखा, अब ये नेमिंग जो अलग अलग हो गया ना, अब ये नेमिंग डिफरेंट है, तो ये 2 ट्रायंगल अब कॉन्ग्रेंट होंगे, नहीं होंगे। क्योंकि देखो मैंने क्या, कॉन्ग्रेंट का रूल क्या है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मस्ट बी इक्वल। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर क्या है आपका एफ डी है, तो क्या ये दोनों बराबर है। यहाँ पर एक लाइन गिवन है, यहाँ पर 3 लाइन गिवन है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होना चाहिए हमें, हमारा जो कंडीशन है। तो ये 2 ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। इसको अलग अलग भी नेमिंग इस तरफ ई कर लो। अगर मैं ट्रायंगल वही ए बी सी लिखूँ, इधर वाला ये वाला है जो ए बी सी है, फिर दूसरा वाला ट्रायंगल का नेमिंग ई एफ डी हो गया, ई एफ डी हो गया, तब ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। क्योंकि देखो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है ई एफ है, तो क्या ए बी और ई एफ दोनों इक्वल है। यहाँ पर 1 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन गिवन है, तो ये दो कॉरस्पॉन्डिंग, नो डाउट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका ई एफ है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का होने से बहुत बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है मतलब क्या वो इक्वल है, नो। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एक अलग चीज़ होती है। ये ए बी का जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है आपका ई एफ है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, बट क्या वो इक्वल है। और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को आपको इक्वल चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल ही होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये जो लिख दिया ना, अब वो इक्वल नहीं है, तो कैसे उसको कॉरस्पॉन्डिंग आप बोल सकते हो। तो ये वाला साइड इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, बट दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, तो नहीं होंगे। समझ में आ गया ये चीज़ें। तो ये जगह नेमिंग लिखोगे तो नेमिंग गलत हो जाएगा। अच्छा, अब नेमिंग अगर आपको पता है तो आप ट्रायंगल के अदर साइड पे जान सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप जान सकते हो। कैसे, देखो, तो ये 2 ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट थे, राइट। देखो मैं बिना ट्रायंगल देखे मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ नेमिंग से बता दूंगा कि ये जो साइड हमारा जो ए बी है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई है, इसको मैं प्रूफ कर दूंगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये आपने ट्रायंगल ए बी सी लिखा, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, फिर डी ई एफ लिखा, इसको आपने कॉन्ग्रेंट किया था ट्रिपल एस कंडीशन से, ठीक है। मैं अगर बोलूँ, देखो यहाँ पर मैंने ए बी को चूज़ किया, ए बी को मैंने पकड़ा, पहला और दूसरा। उसी तरह इसी ट्रायंगल में पहला और दूसरा यहाँ पर कौन है, नेमिंग डी और ई है, तो चेक करो, देखो ए बी बराबर है डी ई के साथ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। आप नेमिंग के थ्रू अगर 2 ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रेंट, आपको पहले से नेमिंग पता है ना, तो बड़ी आसानी से आप उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पता कर सकते हो। फिर मैंने चूज़ किया बी सी को चूज़ किया, बी सी यहाँ सेकेंड एंड थर्ड, देखो बी सी को मैंने चूज़ किया, सेकेंड एंड थर्ड, इसके सेकेंड थर्ड कौन है, सेकेंड थर्ड में कौन है नंबर, जो लेटर क्या है ई एफ है, तो देखो ई एफ यहाँ पर है, तो बी सी का ई एफ नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर कुछ क्वेश्चन में अगर आपको कॉन्ग्रेंट अगर आपको ये नेमिंग गिवन है कि भाई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो आप बड़ी आसानी से उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप पता कर सकते हो, उसका एंगल भी पता कर सकते हो। देखो, तो ये जो नेमिंग है, जैसे मान लो ये वाला एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये ई होगा कि नहीं, ये होगा। तो मैंने कहा ए बी सी एंगल, नेमिंग क्या है इसका, ए बी सी है, मतलब देखो यहाँ पर ए बी सी, पहला दूसरा तीसरा, उसी तरह यहाँ पहला दूसरा तीसरा भी देखना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा, डी ई एफ, देखो डी ई एफ है, ठीक है। मान लो ये वाला नेमिंग ले लिया मैंने, मुझे तो फिगर में दिख ही रहा है कि इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, मुझे दिख रहा है, बट मैं नेमिंग के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। इस एंगल का नेमिंग क्या है बताओ, बी ए सी है ना, यहाँ पर खोजो बी ए सी कहाँ है, बी ए सी मैंने सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट थर्ड क्या होगा, ई डी एफ होगा। देखो ई डी एफ आया कि नहीं ये वाला, तो आप तो बोलोगे सर इधर फिगर में तो पता चली जा रहा है, नेमिंग की क्या ज़रूरत है। बट बच्चों कुछ फिगर ऐसे आएगा आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो आप उस वक्त आपको नेमिंग बहुत हेल्प करेगा, नेमिंग, ठीक है। तो नेमिंग इज़ मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों जो लास्ट चीज़ हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ सिपिसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं सिपिसिटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसका फुल फॉर्म अब अच्छे से लिख लो, सी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिपिसिटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब भी मैं दो ट्रायंगल, सिंपल से बात समझो, देखो मैंने ये 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रेंट कर दिया बाय एस एस कंडीशन, ठीक है, मैंने इसको कॉन्ग्रेंट कर चुका है।
तो सिम्प्लिसिटी का मतलब ये होता है, सिम्प्लिसिटी एक सुपर पावर। मैं इसको एक्चुअली बच्चों को जो पढ़ाता हूँ, मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं, मैं उनको बताता हूँ ये एक सुपर पावर है। वाई इट इज़ कॉल्ड सुपर पावर? बिकॉज जैसे ही आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेते हो, जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेते हो, आपके पास सिम्प्लिसिटी का पावर आ जाता है। देखो कॉन्ग्रुएंट सिम्प्लिसिटी कब यूज़ करना है? जब आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लो, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ये जो कंडीशन जितने मैंने लिखे हैं ना, कोई भी कंडीशन से आप कॉन्ग्रुएंट कर लो, कोई इशू नहीं। जैसे कॉन्ग्रुएंट कर लोगे ना, आपके पास एक पावर आ जाता है सिम्प्लिसिटी का। उस पावर को यूज़ करते हुए आप कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर सकते हो। देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक ट्रायंगल है, समझो इस चीज़ को। जैसे मैंने कहा एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल एक मेरा है सपोज DEF है, DEF है। मैंने कहा ये वाला बराबर है इसके साथ, ये वाला बराबर है इसके साथ, एंड ये वाला एंगल बराबर है इसके साथ। तो ये ट्रायंगल आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से कंडीशन से? एस से एस कंडीशन, क्योंकि दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल, ये एस कंडीशन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। आपको पता है कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है, मैं सबको अच्छे से समझा चुका हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ABC हमारा DEF के साथ हमारा कॉन्ग्रुएंट है। मैंने जो लास्ट में जो नहीं लिखते हैं वैसे मैंने लिख दिया कॉन्ग्रुएंट बाय एस कंडीशन, यहाँ तक लिख दिया। सपोज क्वेश्चन में मुझे कहा जाए कि भाई ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, साथ ही साथ ये भी दिखाओ कि ये जो AC जो साइड है वो DE साइड के साथ बराबर है। प्रूफ दैट, ये क्वेश्चन हम प्रूफ में ही करने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि प्रूफ दैट, पहला क्वेश्चन प्रूफ दैट, यहाँ पे लिख दिया हूँ प्रूफ दैट। फर्स्ट बिट में देगा आपको कि भाई ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए ट्रायंगल DEF के साथ। तब अच्छे से लिख दिया कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना है, जो स्टेटमेंट आपको बताया था कि ट्रायंगल ABC DEF ये बराबर ये बराबर है, जो आपको पता है रूल। तो पहला तो हो गया। दूसरा बिट में आपको दे देगा कि भाई ऑल्सो प्रूफ दैट AC जो है वो बराबर है DF के साथ। ये भी दे दिया होगा आपको कि AC बराबर DF प्रूफ करो, इक्वल दिखाओ। तो अब AC इक्वल टू DF इक्वल दिखा सकते हो। बस खाली आपको इतना लिख देना कि AC बराबर DF, बस आप इतना में लिख दो और साइड में यहाँ पर रीजन दे देना CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ऐसा हमने क्यों किया? हमने AC बराबर DF क्यों दिखा दिया? देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई दो चीज़ें बराबर हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसकी बाकी सब चीज़ें भी इक्वल होंगी। देखो जैसे मैंने कहा ये दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? DF है, तो इसको भी मैं बराबर दिखा सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा, सिम्प्लिसिटी एक सुपर पावर है जिसके यूज से हम कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का पार्ट का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑल्सो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्सो। तो ये जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मेरा मर्जी, मैं AC को दिखा सकता हूँ DF के साथ इक्वल दिखा सकता हूँ, मैं ये वाला एंगल को इसके साथ इक्वल दिखा सकता हूँ। बट बच्चों सिम्प्लिसिटी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है, सिर्फ उसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही इक्वल दिखाना है। मैं चाहूँगा तो एंगल A को मैं एंगल F के साथ बराबर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप सोचोगे सर क्यों नहीं कर सकते? हम तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं। तो बच्चों मैंने कहा था कि सिम्प्लिसिटी का पावर यूज़ करते हुए आप कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ही सिर्फ इक्वल कर सकते हो। तो क्या एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या F है? नो। एंगल A का कौन सा है? D है। तो एंगल A बराबर एंगल D ही आप दिखा सकते हो, आप एंगल A बराबर F नहीं दिखा सकते क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं है। वैसे ही आप एंगल जो ये साइड हमारा AC है वो DF के साथ ही आप इक्वल दिखा सकते हो बाय यूजिंग सिम्प्लिसिटी कंडीशन। आप चाहोगे तो सिम्प्लिसिटी का पावर यूज़ करके AC साइड को आप EF के साथ बराबर नहीं दिखा सकते, क्योंकि मैंने कहा था सिम्प्लिसिटी क्या होता है, सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ही इक्वल करने के यूज़ में आता है। ठीक है, तो सिम्प्लिसिटी का गलत यूज़ नहीं करना है, सिम्प्लिसिटी का पावर यूज़ करते हुए सिर्फ हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को ही इक्वल दिखा सकते हैं। बट आफ्टर द टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ही आप सिम्प्लिसिटी का यूज़ कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते सिम्प्लिसिटी। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। जितना भी समझिए, जो वीडियो है बहुत लंबा हो गया, बट इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होल चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, सारे कंडीशंस हमने देखे, सारे सिम्प्लिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बताया। तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन जब हम लगाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सब चीज़ों को रूल का अप्लाई कैसे करना है, कैसे हम इस चीज़ों को यूज़ में लाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा क्वेश्चन सीरीज़ वीडियो होगा, उसके अंदर आपके सारे एनसीईआरटी के बुक्स कवर होंगे, आपका अलग अलग बुक से क्वेश्चन्स आएंगे। मैं वहाँ पर मेंशन तो नहीं होगा कौन से बुक से आ रहा है, बट एक क्वेश्चन सीरीज़ हमारा कल से शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो से, मतलब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उससे क्वेश्चन सीरीज़ होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कर करके मेरा प्लानिंग है कम से कम 100 to 200 क्वेश्चन आपको मैं कराऊँ सिर्फ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ऊपर, जो प्रूफ रिलेटेड। इतना जब हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मिड पॉइंट थ्योरम में बहुत चीज़ें हैं, बट ये समझना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का यूज हर ज्योमेट्री सेक्शन में होने वाला है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हर जगह आपको, उसका जो नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रिलेटरल जो पढ़ाऊंगा उसमें भी आपको चाहिए होगा, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाऊंगा उसमें भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चाहिए।
तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जितने सारे क्वेश्चंस करोगे उतना आपका क्लैरिटी मिलेगा कि भाई कौन सा ट्रायंगल हम ले सकते हैं, नेमिंग कैसा लिया जाता है, कैसे चीज़ों को प्रूफ किया जाता है। तो ये बेसिक से इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया। बेसिक से नहीं, पूरा डीपली मैंने समझाया, पूरा 1 आवर का वीडियो था, अच्छे से मैंने आपको पूरा समझा दिया। नियर अबाउट 1 आवर तो है ही, चला गया वीडियो। तो अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं, सारे कंडीशंस बता दिए हैं, अच्छे से सब समझा दिया है। अब जब हम क्वेश्चन जब करेंगे और भी आपको क्लैरिटी मिल गया। और ये 1 घंटे के वीडियो देख कर अगर आपको 70% 60% भी समझ में आया ना, तो बहुत समझ में आ गया। और बाकी का जो परसेंटेज जो समझ में नहीं आया, तो जब आप क्वेश्चन बनाने लगोगे ना, तो ये सब आपको रिवाइज करने को फिर से दोबारा मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन सीरीज़ का हमारा जो वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 1 से बेसिक से क्वेश्चन लेते हुए हम हाई लेवल क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।